ठहरो, तुम्हारी तो। यूं मालूम हुआ जैसे अंधु कोई गाली देने वाली हो, और उसने मुंह में कुछ मुनमुनाया भी। मदन ने मुड़ते हुए कहा, क्या कहा? और अंधु ने अब की सुनाई देने वाली आवाज़ में दोहराया। मदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले ही लम्हे अंधु मदन की बाजुओं में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी अजीज़ प्यारे मालूम होते हैं, क्या बाप, क्या भाई और क्या बहन। और एकाएकी कहीं दूर से देखते हुए बोली, मैं तो दुलारी मुन्नी का ब्याह करूँगी। हद हो गई, मदन ने कहा। अभी एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की सोचने लगी। तुम्हें एक हाथ की लगती है ना? अंधु बोली और फिर अपने हाथ मदन की आंखों पर रखते हुए कहने लगी, ज़रा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर तक ना खोली तो अंधु बोली, अब खोलें भी? इतनी देर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब मदन ने आंखें खोल दी, लम्हा भर के लिए उसे यूं लगा जैसे सामने अंधु नहीं, मुन्नी बैठी है, और वो खोस आ गया। मैंने तो अभी से 4 सूट और 6 कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं उसके लिए। और जब मदन ने कोई जवाब ना दिया तो उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुम क्यों परेशान होते हो? याद नहीं अपना वचन? तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो। मदन ने चौंकते हुए कहा और जैसे बेफिक्र हो गया। लेकिन अब के जब उसने अंधु को अपने साथ लिपटाया तो वहाँ एक जिस्म ही नहीं रह गया था, साथ एक रूह भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए अंधु रूह ही रूह थी। अंधु के जिस्म भी था, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी वजह से मदन की नज़रों से ओझल ही रहा। एक पर्दा था, वो आपके तारों से बना हुआ, उन्हों के धुएं से रंगीन, कहकहों की जरतारी से चकाचौंध, जो हर वक्त अंधु को ढांपे रहता था। मदन की निगाहों और उसके हाथों के 2 शासन सदियों से इस द्रौपदी का चीर हैरान करते हुए आए थे, जो कि उर्फ़ आम में बीवी कहलाती है, लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों के थान, गज़ों के गज़, कपड़ा नंगापन ढांपने के लिए मिलता आया था। 2 शासन थक हार के यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी, इज्जत और पाकीज़गी की एक सफ़ेद और बेदाग साड़ी में मलबूस वो देवी लग रही थी। और मदन के लूटते हुए हाथ खुजालत के पसीने से तर हुए, जिसे सिखाने के लिए वो उन्हें ऊपर हवा में उठा देता और फिर हाथ के पंजों को पूरी तरह फैलाता हुआ एक तिश्नगी कैफियत में अपनी आंखों की फैलती फटती हुई पतलियों को सामने रख दिया, और फिर उंगलियों के बीच में से झांकता अंधु का मरमरी जिस्म खुश रंग और गुदाज सामने पड़ा होता, इस्तेमाल के लिए पास, इब्तिजाल के लिए दूर। कभी जब अंधु की नाक बंदी हो जाती तो इस किस्म के फिक्रे होते, हाय जी, घर में छोटे बड़े हैं, वो क्या कहेंगे। मदन कहता, छोटे समझते नहीं, बड़े अनजान बन जाते हैं। इसी दौरान में बाबू धनीराम की तब्दीली सहारनपुर हो गई। वो वहाँ रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्शन ग्रेड के हेड क्लर्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला कि इसमें 8 कुंबे रह सकते थे, लेकिन बाबू धनीराम इसमें अकेले ही टांगे फैलाए खड़े रहते। जिंदगी भर वो बाल बच्चों से कभी अलहदा नहीं हुए थे। सख्त घरेलू किस्म के आदमी, आखिरी ज़िंदगी में इस तन्हाई ने उनके दिल में वहशत पैदा कर दी, लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सब दिल्ली में मदन और अंधु के पास थे और वहीं स्कूल में पढ़ते थे। साल के खात्मे से पहले उन्हें बीच में उठाना उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा ना था। बाबूजी के दिल के दौरे पड़ने लगे। बारह गर्मी की छुट्टियां हुई। उनके बार बार लिखने पर मदन ने अंधु को कुंदन पाशी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनीराम की एक दुनिया चमक उठी। कहाँ उन्हें दफ्तर के काम के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी और कहाँ अब काम ही काम था। बच्चे बच्चों ही की तरह जहाँ कपड़े उतारते हैं वहीं पड़े रहने देते और बाबूजी उन्हें समेटते फिरते। अपने मदन से दूर इंसानी हुई रती अंधु तो अपने पहनावे तक से गाफिल हो गई थी। वो रसोई में यूं फिरती थी जैसे कांजी हाउस में गाय, बाहर की तरफ मुंह उठा उठा कर अपने मालिक को ढूंढा करती हो। काम वाम करने के बाद वो कभी अंदर ट्रंकों पर लेट जाती,
कभी बाहर कनेर के बूटे के पास और कभी आम के पेड़ तले, जो आंगन में खड़ा सैकड़ों हजारों दिलों को थामे हुए था। सावन भादों में ढलने लगा। आंगन में से बाहर का दरीचा खुलता तो कंवारियां, नई ब्याही हुई लड़कियां पींग बढ़ाते हुए गाती, झूला कनते डारो वरे अमरियां। और फिर गीत के बोल के मुताबिक दो झूलती और दो झुलाती, और कहीं चार मिल जाती तो भूल भलियां हो जाती। अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरतें एक तरफ खड़ी तका करती। अंधु को मालूम होता जैसे वो भी इनमें शामिल हो गई है। जब भी वो मुंह फेर लेती और ठंडी सांसें भरती हुई सो जाती। बाबूजी पास से गुजरते तो उसे जगाने उठाने की जरा भी कोशिश ना करते, बल्कि मौका ना पाकर इस चलवार को जो बहू धोती से बदल लाती और जिसे वो हमेशा अपनी सास वाले पुराने संदल के संदूक पर फेंक देती, उठाकर कोंठी पर लटका देते। ऐसे में उन्हें सबसे नज़रें बचाना पड़ती, लेकिन अभी शलवार को समेट कर मुड़ते ही तो नीचे कोने में निगाह बहू के महरम पर पड़ जाती।